नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के इस क्लास में हम विचलनशीलता की माप क्या होते हैं और विचलनशीलता के माप के अंतर्गत प्रसार कैसे निकालते हैं और साथ ही साथ चतुर्थांश विचलन कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के क्लासों में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक के बारे में डिटेल में आपको बताया है कि कैसे सूत्र के माध्यम से आप उसको निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम विचलनशीलता के माप के अंतर्गत जो है पहला दूसरा जो माप है प्रसार और चतुर्थांश विचलन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि विचलनशीलता का माप क्या होता है। विचलनशीलता के माप के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रसार और चतुर्थांश विचलन कैसे निकालते हैं। तो पहले विचलनशीलता जानते हैं क्या होता है। देखिए, ग्लिटमैन कहते हैं विचलनशीलता का आशय किसी आवृत्ति वितरण में केंद्रीय मूल्य से प्राप्तांकों में बिखराव होने की प्रवृत्ति से। एकदम आप सिंपल समझिए कि विचलनशीलता, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आवृत्ति वितरण में केंद्रीय मूल्य से प्राप्तांकों में बिखराव होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विचलनशीलता कहते हैं। रेथस 1984 कहते हैं विचलनशीलता से हमें प्राप्तांकों के फैलाव, विस्तार या औसत प्राप्तांक से उनकी दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विचलनशीलता से हमें ये प्राप्त होता है कि प्राप्तांकों के फैलाव, ठीक है, प्राप्तांक कितने दूर तक फैले हुए हैं या उनके औसत प्राप्तांक से उनकी दूरी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर विचलनशीलता माप के प्रकार के बारे में बात करें तो विचलनशीलता के मापन के लिए 4 माप विकसित किए गए हैं, ठीक है। पहला प्रसार है जिसको हम रेंज कहते हैं, दूसरा चतुर्थांश विचलन, तीसरा मध्यमान विचलन जिसको हम मीन डेविएशन कहते हैं, चौथा मानक विचलन या इसी को प्रमाणिक विचलन कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रसार कैसे निकालते हैं और चतुर्थांश विचलन कैसे निकालते हैं। दोनों तरीके से हम बात करेंगे, जब समूह क्या व्यवस्थित हो और जब समूह अव्यवस्थित हो। तो एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे और आप लोग जो है सीख जाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए, प्रसार पहले बात करें, प्रसार किसे कहते हैं? रेंज। तो प्रदत्तों या प्राप्तांकों में फैलाव या बिखराव ज्ञात करने का एक प्रायः प्रचलित माप है। ये जो है प्रचलित माप है तथा इसकी गणना 2 या 2 से अधिक समूहों की विचलनशीलता की दृष्टि से मोटे तौर पर तुलना करके की जाती है। यानी यदि हमें क्विकली निकालना हो कि प्राप्तांकों का फैलाव या विस्तार कितना है तो हम प्रसार से ज्ञात कर सकते हैं। रेथस कहते हैं कि प्रसार का आशय किसी वितरण में अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्तांकों के अंतर से है। यही सूत्र भी जो रेथस कर रहे हैं, यही सूत्र भी है और ये क्या है, प्रसार का मतलब भी है कि किसी वितरण में, ठीक, अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्तांकों के अंतर से है, ठीक। अब प्रसार का सूत्र क्या होता है इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। एच माइनस एल, यानी कि हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, यानी कि अधिकतम अंक और माइनस न्यूनतम अंक आप घटा देंगे किसी भी वितरण से तो प्रसार निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी समूह का अधिकतम प्राप्तांक क्या है? 60 है और न्यूनतम 40 है, तो प्रसार क्या होगा? एच माइनस एल, यानी कि 60 माइनस 40 बराबर 20, यानी कि फैलाव उस वितरण का 20 है, ठीक। तो ये प्रसार के विषय में हमने बात किया कि प्रसार आप कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश विचलन क्या होता है, जिसको क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। शार्ट में क्यू से इसको इंडिकेट करते हैं या क्यूडी से, ठीक। ये क्या होता है? तो गैरेट 1966 कहते हैं किसी आवृत्ति वितरण में 75वें, ठीक है, एवं 25वें शतांशों के बीच की दूरी के आधे भाग को चतुर्थांश विचलन कहा जाता है। किसी वितरण में 75वें एवं 25वें शतांशों के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश विचलन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी वस्तु के 4 भाग आप कीजिए, कोई वस्तु है उसका 4 भाग कीजिए, उसका प्रथम भाग को क्या कहेंगे? 1/4 होता है, ठीक, 1/4। द्वितीय भाग आधा 1/2 और तृतीय भाग क्या है? 3/4 यानी 3/4 का प्रतिनिधित्व करेगा। इन्हें क्रमशः Q1, Q2, Q3 कहते हैं, ठीक। द्वितीय चतुर्थांश Q2 का मान 50%,
या मध्यांक के बराबर होता है। ठीक, जैसे कोई आप वस्तु आपने ले लिया, ठीक, इसको क्या है आप 4 भाग करते हैं, 1 2 3 और 1 4 मान लीजिए, समान भाग में करना एग्जाम्पल। ये जो बीच वाला होगा ये 50% पे होगा, ठीक है, इधर भी 50 इधर भी 50, ठीक है। और इधर आप आएंगे शुरू से 0 से, मान लीजिए 0 है, 0 फिर इधर होगा 25 50 फिर 75 फिर ये 100, ठीक, ऐसे ये बता रहा है। जबकि तिथि शतवांश का मान 75% P75 के बराबर होता है। ठीक, अब ये क्या कैसे इसमें सूत्र के में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं चतुर्थांश विचलन की गणना हम कैसे करते हैं। देखिए, जब आंकड़े क्या है समूह में नहीं हो और अव्यवस्थित हो तो चतुर्थांश विचलन निकालने का सूत्र क्या होता है। इसमें देखिए, सर्वप्रथम आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और पहले प्रथम और तिथि चतुर्थांश की गणना करते हैं। ठीक, तो Q1 का सूत्र क्या है, ये प्रथम चतुर्थांश Q1 बराबर n1 प्लस 1/4 स्कोर। ठीक, Q3 बराबर 3 ब्रैकेट में n प्लस 1/4 स्कोर। n यहाँ पर क्या है अंकों की संख्या। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। निम्नलिखित प्रांतांकों का चतुर्थांश विचलन ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े देख रहे हैं क्या है अव्यवस्थित है, असमूह में है। तो पहले आप क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो आंकड़े हैं इसको आप आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आरोही क्रम में सजा लिया है। अब Q1 पहले प्रथम चतुर्थांश निकालेंगे तो इसका n प्लस 1/4 स्कोर। n क्या है संख्या, इसका गिन लीजिए कितना संख्या है, 15 संख्या है, तो 15 प्लस 1/4 स्कोर। इसको काटेंगे 16/4 तो 4वां प्राप्तांक आएगा। तो 4वां प्राप्तांक कहाँ है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q1 हो जाएगा। ठीक, Q3 निकालेंगे तो 3n प्लस 1/4 बराबर 3 बराबर 15, n का मान प्लस 1/4 स्कोर, 3 16/4 48/4 आ गया। अब 12वां प्राप्तांक जब हल करेंगे आप काटेंगे तो 12वां प्राप्तांक यानी कि 8। अब 8वां कौन सा देख लीजिए, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये क्या है 8वां आपका स्कोर। 12वां प्राप्तांक क्या है 12, इसमें 12वां आप 12 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 8 क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। ठीक, अब Q जो चतुर्थांश विचलन का मान है उसका सूत्र आप रखेंगे यहाँ पर Q3 माइनस Q1/2। ठीक, इसको रखेंगे। रखने के बाद क्या होगा, 8 आया था ये Q3 का मान और 4 आया था Q1 का। 8 में 4/2 बराबर 2, तो 2 क्या हो गया आपका चतुर्थांश विचलन हो गया। तो वैसे ही जब आंकड़े समूह में ना हो अव्यवस्थित हो तो अगर आपसे पूछे कि चतुर्थांश विचलन की गणना कीजिए तो सिंपल से आप पहले क्या करिए आरोही क्रम में आंकड़ों को सजा दीजिए। उसके बाद क्या करिए आप Q1 निकालिए, यानी आप बस आप पता कर लीजिए संख्या लीजिए कितनी संख्या है वही आपका n हो जाएगा। n का मान रखिए Q1 Q3 निकालिए, फिर सूत्र जो है चतुर्थांश विचलन का Q बराबर Q3 माइनस Q1/2, इसको रख के क्या है आप चतुर्थांश विचलन निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुआ जब कि आंकड़े असमूह में हो अव्यवस्थित हो। अब हम बात करते हैं जब आंकड़े क्या है व्यवस्थित हो और वर्गीकृत हो और समूह में हो, तब कैसे। तो सूत्र आप यही लगाएंगे Q बराबर Q3 माइनस Q1/2। अब इसमें क्या है Q3 क्या है वह बिंदु जिसके नीचे 75% आवृत्तियाँ है और Q1 क्या है वह बिंदु जिसके नीचे 25% आवृत्तियाँ होए, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था वही कर रहा है। उपयुक्त सूत्र में प्रयुक्त प्रतीकों की गणना इस प्रकार करते हैं। अब Q1 निकालने का सूत्र यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाएगा। देखिए Q1 बराबर यल क्या है लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस FB/FP गुणे I क्लास इंटरवल। ठीक, Q3 बराबर Q3 का भी देख लीजिए यल प्लस 3n/4 माइनस FB/FP। ठीक, यहाँ पे FP रहेगा FP। ठीक, ये सूत्र गुणे I यानी कि इंटरवल। अब इसमें क्या क्या है, यल बराबर क्या है Q1 या Q3 वाले वर्गांतरों की शुद्ध निम्न सीमा। ठीक, FB क्या है जिस वर्गांतर में Q1 या Q3 पड़ता है उसके नीचे की संचयी आवृत्तियाँ जो होती है उसे FB कहते हैं। FP क्या है जिस वर्गांतर में Q1 या Q3 पड़ता है उसकी आवृत्ति हो गया। ठीक, I क्या है वर्ग विस्तार है।
अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग समझ जाएं कि क्या स्टेप फॉलो किया जाता है जब आंकड़े व्यवस्थित हो या वर्गांतर में हो तो उसका चतुर्थांश विचलन कैसे निकाला जाता है। देखिए, ऐसे सवाल पूछा जाएगा आपसे कि एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में प्राप्त प्रदत्त तालिका प्रस्तुत है, चतुर्थांश विचलन की गणना कीजिए। आपको क्या देगा? वर्गांतर देगा, आवृत्ति देगा, बस दो चीज़ देगा आपको। देखिए, ये वर्गांतर आपके सामने है, ये आवृत्ति आपके सामने है। अब तीसरा स्टेप इसको क्या करना होगा? आपको संचयी आवृत्ति निकालना होगा, जिसको हम CF कहते हैं। तो उसके निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको नीचे शुरू करना है। देखिए, आवृत्ति में जो नीचे से है, इसमें क्या है? पहला आवृत्ति क्या है? 1 लिख देना है आपको। ठीक, अब जो आवृत्ति है उसमें जोड़ते हुए इसको लिखते जाना है। अब दूसरे संचयी आवृत्ति में क्या लिखेंगे? 1 + 4 = 5। तीसरे में क्या लिखेंगे आप? ये जो 5 है + 6 11। अब चौथे में क्या लिखेंगे आप? 11 और +8 90। इसमें क्या लिखेंगे? 90 + 12 21। इसमें 31 + 6 37, 37 + 5 42, 42 + 4 46, 46 + 2 48, 48 + 2 50। तो संचयी आवृत्ति निकालने का ये तरीका है। ठीक, संचयी आवृत्ति जैसे ही निकालेंगे आप, इसको आप जोड़ दीजिएगा n बराबर क्या होगा? 50। तो देखिए, संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के पश्चात यह भी ज्ञात करते हैं कि दी गई संख्या n 50 का 25% कहाँ पड़ता है, 75% कहाँ पड़ता है। ये आप निकालेंगे तो इससे आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि Q3 कहाँ है और Q1 वाला वर्गांतर कहाँ है। तो देखिए, इसके लिए n/4 आप करेंगे Q1 के लिए, और Q3 के लिए क्या करेंगे आप? 3n/4 करेंगे। तो देखिए, n क्या है? 50 है, 50/4 हमने किया तो 12.5 आ गया। ठीक, अब ये 3n/4 किया, 3 गुणे क्या किया? 50/4 तो बराबर 37.5 आ गया। तो ये क्या है? Q1 निकल गया, ये Q3 निकल गया है। इससे ये पता चल गया कि किस वर्गांतर में पड़ेगा आवृत्ति। ये जो आपने Q1 और Q3 निकाला है, ठीक है, इससे आप कैसे पता करेंगे कि कहाँ पड़ रहा है, तो ये किस वर्गांतर में? तो आप जो संचयी आवृत्ति को दिखेंगे, तो देखिए Q1 क्या है? 12.5, तो ये 11 से ऊपर यानी कि 19 में पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? 12.5 यानी कि 19 में पड़ेगा। तो आप क्या कर देंगे? जो है 19 में वाले को आप वैसे घेर देंगे। और Q3 क्या है? 37.5, तो ये किस में पड़ेगा? 37 से ऊपर 42 में। तो इसको क्या है? 42 वाले वर्गांतर को आप घेर देंगे। ठीक, देने के बाद इस प्रकार स्पष्ट है कि Q1 वर्गांतर 38 से 43 में है और Q3 वर्गांतर 56 से 61 में पड़ेगा। संचयी आवृत्ति को आप देखेंगे। आगे आप क्या करेंगे? Q1 निकालेंगे। Q1 का सूत्र है I + n/4 - FB/FP गुणे ये L है प्लस I गुणे I। ठीक, अब मान कैसे रखेंगे? ये वर्गांतर तो मिल गया आपका, इसका क्या है? शुद्ध न्यूनतम सीमा। L क्या है? शुद्ध न्यूनतम सीमा। तो L कहाँ आया है? 37.5। ठीक, तो ये Q1 का इसका शुद्ध न्यूनतम सीमा होगा 37.5 इस वर्गांतर का। इसको रख देंगे प्लस n/4 आपने निकाला है, क्या है? 12.5 - 11। 11 कहाँ से आया? ये इसको हम कहते हैं जब भी उस जिस वर्गांतर में आवृत्ति पड़ती है उसके उस वर्गांतर के नीचे की संचयी आवृत्ति, ये 11 हो गया। अब बटे आप 8 FP, जिस वर्गांतर उस वर्गांतर की आवृत्ति जहाँ वर्गांतर पड़ती है। ठीक, गुणे 6। ये रख देने के बाद आपने जब हल किया तो जितना आता है 38.64। अब Q3 का भी आप मान ऐसे ही रखेंगे, और रखने के बाद क्या है? आप हल करेंगे तो आएगा 56.10। अब Q का मान चतुर्थांश का सूत्र लगाएंगे, Q3 - Q1/2। तो इसका दोनों का मान रखेंगे 56.10 और 38.64। तो इसको हल करेंगे तो आप आएगा 8.73, यानी कि यही आपका चतुर्थांश विचलन है। ठीक, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम निकालने का तरीका क्या है इसको बता रहे थे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका FB हो जाएगा। ठीक, ये आपका FB हो जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास में हमने बात किया कि आप चतुर्थांश विचलन या प्रसार कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे क्लास में हम सांख्यिकी संबंधी किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।